It is day 8 of previous year questions related to विलियम वर्ड्सवर्थ जो हम कर रहे हैं यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक से। बड़ी ही बेहतरीन अच्छी ये बुक मानी जाती है और हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए ज़रूर। इसीलिए आपके लिए मैंने ये सीरीज़ जो है स्टार्ट की है। और देखिए आज के लेक्चर में हमें क्या क्या जानने के लिए मिलता है इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पर पॉइंट ये है कि हु क्रिटिसाइज्ड विलियम वर्ड्सवर्थ फॉर नॉट प्रैक्टिसिंग हिज ओन थ्योरी इन हिज ओन पोइम्स। देखिए विलियम वर्ड्सवर्थ ने पोइटिक डिक्शन लिखा जो कि उन्होंने प्रीफेस बनाया, अपने जो लिरिकल बल्लड हैं उनमें शामिल किया, उनके सेकंड एडिशन में दिया। और उन्होंने जो अपनी जो थ्योरी है उसमें ये लिखा था कि कॉमन लैंग्वेज होनी चाहिए, कॉमन पीपल के को समझ में आनी चाहिए। क्लासिसिज्म के जो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं वो अपोजिट थे। वो कहते थे कि क्लासिसिज्म में जो हार्ड लैंग्वेज है, जो कॉमन पीपल की समझ से बाहर है, उसी को इजी उन्होंने बनाने का काम किया। और विलियम वर्ड्सवर्थ बड़े ही छोटे छोटे टॉपिक्स पे लिखा करते थे और उनकी जो बात थी है ना, उसको लिखने का एक अलग ही तरीका था और एक नयापन आया। उस नएपन का नाम रोमेंटिसिज्म हुआ। मगर विलियम वर्ड्सवर्थ के आगे जो हम बड़े बड़े वर्क देखते हैं, जैसे कि प्रिल्यूड हो गया, रेक्लूज हो गया, एक्सकर्जन हो गया, है ना, ये वर्क जो इनके हैं, इन वर्क को कॉमन लैंग्वेज, कॉमन पीपल की समझ से ये बाहर होते हैं। इसीलिए टी.एस. इलियट ने विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए ये क्रिटिसाइज़ किया है कि विलियम वर्ड्सवर्थ फॉर नॉट प्रैक्टिसिंग हिज ओन थ्योरी, जो अपनी इन्होंने थ्योरी दी, अपनी ही थ्योरी को वो फॉलो नहीं करते। ये बात टी.एस. इलियट कहते हैं। और देखिए आगे लिखा है कि क्लासिज्म इज़ हेल्थ एंड रोमेंटिसिज्म इज़ डिसीज़। और ये बात कौन ये रिमार्क देता है, तो गोएथ हुए हैं वो ये रिमार्क देते हैं। भाई क्लासिज्म के जो क्लासिकल पीरियड था, क्लासिकल राइटिंग थी, उसमें लिखने के लिए जो लेखक है, जो राइटर है, कहीं ना कहीं मेंटली उसे हेल्दी होने की ज़रूरत है, उसे अवेयर होने की ज़रूरत है व्हाट इज़ ही राइटिंग। तो उसमें सीक्वेंस मिलाने की ज़रूरत है, जो वो कह रहा है उसे लयबद्ध करने की भी ज़रूरत है। मगर यहाँ रोमेंटिसिज्म की हम बात करें तो कहीं ना कहीं क्लासिसिज्म तो फॉलो नहीं होता है। और रोमेंटिसिज्म मीन्स यू आर फ्री टू राइट एनीथिंग, वट एवर यू वॉन्ट टू राइट और वट एवर वे यू वॉन्ट टू यूज़। कोई भी तुम यूज़ मतलब कोई तरीका जिस तरह से आप समझ में आ रहा है, आपको लिखने का तरीका पूरी तरह से फ्री है ना। तो वो कहते हैं गोएथ की क्लासिज्म के लिए उन लोगों को, उन लेखकों के अंदर मेंटली हेल्दी होना ज़रूरी है। मगर रोमेंटिसिज्म में जो दिखने वाले थे उन्हें पूरी तरह से डिसीज़ मतलब बीमार होना, और मतलब मेंटली बीमार होना, मतलब पैशनेट होने की बात यहाँ पर कही गई है। नेक्स्ट जो है पॉइंट, वर्ड्सवर्थ इज एवर स्पिरिचुअलाइजिंग द मूड्स ऑफ नेचर एंड बिनिंग फ्रॉम द मोरल कंसोलेंस। और ये रिमार्क कॉम्पटन रिकेट ने दिया है कि वर्ड्सवर्थ इज एवर स्पिरिचुअलाइजिंग, आध्यात्मिक, द मूड ऑफ नेचर एंड बिनिंग, और जो मूड है किसका, नेचर का, एंड बिनिंग उसे जीतते थे, फ्रॉम द मोरल कंसोलेशन, जो मोरल कंसोलेशन है उससे, ठीक है। वर्ड्सवर्थ had no remarked style of his own. When he seeks to have a style, he fails into ponderosity और pomposity। ये मैथ्यू अर्नोल्ड ने ये कमेंट उनके लिए दिया है। अब what is the reason behind this comment? अब यहाँ देखिए कि हम और भी पोइट है उन्हें देखते हैं। हम मिल्टन को उठा लें तो मिल्टन एक अपना स्टाइल छोड़ गए, एक कुछ वर्क ऐसा छोड़ गए जिसके बिहाफ पे मिल्टन को याद किया जाता है। एक ग्रेट वर्क उनके पीछे है, उस ग्रेट वर्क की बदौलत उनको याद किया जाता है। बट वर्ड्सवर्थ हैड नो मार्क्ड स्टाइल। यस, वर्ड्सवर्थ से
वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज के लिरिकल बल्लड्स जो हैं उनसे एक एज की रोमांटिक एरा की शुरुआत होती है, मगर फिर भी वर्ड्सवर्थ का अपना कोई मार्क्ड स्टाइल नहीं है। और जब वो एक स्टाइल ढूंढने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं दिखावा में या ख्यालों में वो लॉस्ट हो जाते हैं, फॉल हो जाते हैं, गिर जाते हैं। ये वाली बात अर्नोल्ड ने कही है। हु कॉल्स द इमॉर्टलिटी ओड, जो इमॉर्टलिटी ओड उनका वर्क है, उसको हाई वाटर मार्क ऑफ पोइट्री R.W. एमर्सन ने कहा है। वर्ड्सवर्थ अटर्ड नथिंग बेस। और ये टेनिसन विलियम वर्ड्सवर्थ के बाद पोइट लॉरिएट चुने जाते हैं 1950 में, और वो वर्ड्सवर्थ को प्रेज करते हैं और कहते हैं कि कोई भी घिसा पिटा रिमार्क उन्होंने नहीं दिया, कोई भी बेस रिमार्क, उनकी जो बातें हैं तुच्छ नहीं है। नेक्स्ट हमारा है जस्ट फॉर अ हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस, जस्ट फॉर अ हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस, जस्ट फॉर अ रिवेन टू स्टिक इन हिज कोट। दीज लाइन आर अबाउट वर्ड्सवर्थ हु रोट। और ये क्रिटिसाइज करते हैं रॉबर्ट ब्राउनिंग इनको, और ये जो लॉस्ट लीडर मैगजीन है वहाँ पर ये बात कही जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अब, और क्वेश्चन है कि डैट पोइट्री शुड पोर्ट्रेट द नेक्ड एंड नेटिव डिग्निटी ऑफ मैन वॉज प्रोनाउंस्ड बाय। ये वाली बात जो है किसने कही है कि द पोइट्री जो है द नेक्ड एंड नेटिव डिग्निटी ऑफ मैन, तो ये वाली बात वर्ड्सवर्थ ने कही है। ये बात किसने कही है? तो वर्ड्सवर्थ ने कही है। लिखा है द पोइट्री शुड पोर्ट्रे, जो पोइट्री है उसे पोर्ट्रे करना चाहिए, बनाना चाहिए द नेक्ड, अनकवर्ड एंड नेटिव डिग्निटी, सम्मान किसका? मैन का, वॉज प्रोनाउंस्ड बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि वेयर exactly did Wordsworth first spy the 10,000 daffodils mentioned in the poem Daffodils? तो कहाँ पर वो देखते हैं इन 10,000 daffodils को? तो देखिए ये PGT में RPSC के में पूछा गया है। हाई ऑन द हिल्स एंड वेल्स, ऑन द मिल्की वे एट नाइट, या बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्री, या फिर बिसाइड द ट्रीज। तो ये वाली बात आती है बिसाइड द लेक, बीनीथ द ट्रीज, और वो थाउजेंड्स ऑफ डेफोडिल्स एक बार में ही देखते हैं। आप मुझे यहाँ बताइए कि कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पर है। लिखा है बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्रीज, एग्जैक्टली वेयर वर्ड्सवर्थ फर्स्ट स्पाई the 10,000 daffodils mentioned in the poem Daffodils. Daffodils is a lyric poem, एक लयबद्ध पोएम है। वर्ड्सवर्थ मोस्ट फेमस वर्क, और वर्ड्सवर्थ का बड़ा ही फेमस वर्क है। बड़े ही अच्छी तरह से इन्होंने ये यहाँ लिखा है। द पोएम वॉज इंस्पायर्ड बाय एन इवेंट ऑन 15 अगस्त 1802 इन विच, जिसमें वर्ड्सवर्थ एंड हिज सिस्टर डोरोथी केम अक्रॉस अ लॉन्ग बेल्ट ऑफ डेफोडिल्स, एक लंबी कतार जहाँ डेफोडिल्स के फूल खिले हुए हैं वहाँ से ये गुजरे, है ना। इट वॉज पब्लिश्ड इन 1807, 1802 में लिखी गई थी, पब्लिश होती है 1807 में। और कहाँ? पोइम्स इन 2 वॉल्यूम्स। भाई उनके ये जो कलेक्शन है उसको भी याद रखें, पोइम्स इन 2 वॉल्यूम। नेक्स्ट है व्हेन अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ डू द डेफोडिल्स फ्लैश अपॉन हिज इनवर्ड आईज, when he is in jocund company, when he is in vacant and pensive mood, when he is on his wanderings, when he is asleep and dreaming। तो इसका आंसर है जब वो पेंसिव और खाली मूड में होते हैं तो ये जो डेफोडिल्स हैं ये उनकी आँखों के सामने आ जाते हैं, फ्लैश होते हैं। लिखा है अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ व्हेन ही इज इन वैकेंट एंड पेंसिव मूड देन डेफोडिल्स फ्लैश अपॉन हिज इनवर्ड आइज। तो पोइट फिर जब देखते हैं तब नहीं लिखते, मगर जब सोचते हैं, पुनः इसके बारे में जब सोचते हैं तब वो इस बात को लिखने का यहाँ पर प्रयास करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। होप करती हूँ आपको ये समझ में भी आए होंगे, पॉइंट्स अच्छे भी लगे होंगे। कैसे आपको लगे हैं आप कमेंट ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। थैंक यू।